हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके इम्यूनोलॉजी, जो आपका BZYET141 का कोड होने वाला है थर्ड ईयर का। यहाँ पे हमने इसके 2 चैप्टर हम कर रहे थे और उसका मुझे सेकंड चैप्टर का कुछ पोर्शन आपका रह गया था, वो आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी थी, तो जिसने नहीं देखा उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से। तो सबसे पहले जो आपका कॉम्प्लीमेंट है, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, उसको किसने डिस्कवरी की थी, किसने कॉइन किया था? उनका नाम था पॉल एलरिच। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में होता क्या है, आपको पता चलता है एक्टिविटी ऑफ ब्लड सीरम, यानी कि ब्लड में जो आपकी सीरम है, ठीक है, ब्लड सीरम है, वो किस तरीके से आपकी एंटीबॉडीज़ के एक्शन को कंप्लीट करता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में आपके पास सोल्यूबल एंड सेल बाउंड प्रोटीन्स होते हैं, मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जो किससे बनते हैं, आपके कहाँ से बनते हैं? हेपेटोसाइट से। अब जो ये सोल्यूबल प्रोटीन्स है आपके पास, सेल बाउंड प्रोटीन्स, ये पूरे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में आपकी वर्क करेंगे। कहाँ से बेसिकली बनती हैं? ये आपके हेपेटोसाइट से बनती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल से बनती हैं, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट से बनती हैं, मोनोसाइट से बनती है, मैक्रोफेजेस से बनती है। पूरा का पूरा ये सिस्टम में आपके जो सोल्यूबल प्रोटीन्स हैं, जो आपके प्रोटीन बाउंड्स हैं, और जो आपके सेल बाउंड प्रोटीन्स है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ से सिंथेसाइज होकर आती हैं। अब ये जो है बेसिकली पूरे बॉडी में जो आपके सीरम है उसमें सर्कुलेट करती है, और किस फॉर्म में होती है? ये आपके इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जो चीज़ इनएक्टिव फॉर्म में होगी उसको हम प्रोएंजाइम बोलते हैं, या फिर जाइमोजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको पोस्ट प्रोटीलिटिक क्लीवेज करते हैं। इनिबिलिटी इनके पास फ्रेगमेंट्स होते हैं, उसके बाद एक क्लीवेज होता है। बेसिकली आपका जो ये प्रोटीन है, सीरम है, सीरम के अंदर ये प्रोएंजाइम्स जो होते हैं ये आपके इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कब एक्टिवेट होते हैं? जब आपका कोई एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करता है, या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, उस टाइम पे जब आपकी बॉडी को कोई इफेक्ट पहुंचाना चाह रहे हैं, उस टाइम पे आपके ये एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ये प्रोटीन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। दस हमें क्या करना है कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसको हमने कैस्केड प्रोसेस भी बोला है। कैस्केड प्रोसेस का मतलब होता है एक चेन में वर्क करता है। जब एक चेन में वर्क करेगा, इसीलिए हमने इसको कैस्केड प्रोसेस बोला है। और ये आपके इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है, आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जो बेसिकली किस में मदद कर रहा है? आपका एंटीबॉडी एंड कई सारे इम्यून सेल्स को, ठीक है, क्या करता है? ये उसकी हेल्प करता है, जिससे आपकी बॉडी पैथोजन के अगेंस्ट लड़ सके, एंड आपको इन्फ्लामेशन और जो भी एंटी अटैकिंग पैथोजन सेल्स मेम्ब्रेन है उसको प्रमोट कर सके। तो इस तरीके से आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, उसमें आपका हेल्प कौन करता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हेल्प करता है। इसीलिए हमने इसको कैस्केड प्रोसेस कहा है। अब बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अगर आपके पास है, आपकी बॉडी के पास है, क्योंकि ये भी आपके एक पार्ट है, किसका? इम्यून सिस्टम का। ठीक है, एक इम्यून सिस्टम का आपका पार्ट है ये। तो बेसिकली हम इसके फंक्शंस भी तो देखेंगे, क्या क्या फंक्शंस है जो हमारी बॉडी में होना चाहिए ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो आ जाओ हम देखते हैं, कई सारे फंक्शन है। करते क्या है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? कॉजेज लाइसिस ऑफ सेल्स, पैथोजन लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बेसिकली ये लाइसिस करते हैं सेल का। लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, क्या होता है? तोड़ना। ये नहीं है कि आप लड़ रहे हो जाके तोड़ दिए किसी को, नो, इट्स लाइसिस, यानी ऐसे सेल्स जो आपकी बॉडी में बिल्कुल ही बेकार है, उसको लाइस करने का काम आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करता है। कुछ पैथोजन्स होते हैं जो आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, लाइक पैथोजन कौन कौन से हो गए? बैक्टीरिया, वायरसेस। तो उनको, उनके सेल्स को तोड़ने का काम आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करता है। और क्या कर सकता है? और क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। आ जाओ, सबसे पहले और दूसरी चीज़, फेगोसाइटोसिस को ये प्रमोट करता है कि भाई आओ और खाओ। ठीक है, यानी ऐसे सेल्स जो आपकी बॉडी को चाहिए ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल डैमेज सेल है, उसको फेगोसाइटोसिस करने का काम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का है। तो वो फेगोसाइटोसिस सेल से बोलते हैं कि भाई चलो आ जाओ, इनको खा लो, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। तो प्रमोट करने का काम भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करता है। कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स होते हैं आपके पास। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर जो होते हैं वो कई सारी सेल से बाइंड करते हैं इम्यून सिस्टम में। वही बाइंड करने के बाद जो एक स्पेसिफिक सेल फंक्शन करते हैं, ठीक है, वही फंक्शन के बाद आपको कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, इन्फ्लामेशन या फिर इम्यून रेगुलेटरी सब्सटेंस रिलीज होता है। ये सारी चीज़ें जब ही होगी जब कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर किसी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम से बाइंड करेगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, इन्फ्लामेशन या फिर रिलीज ऑफ इम्यून रेगुलेटरी सब्सटेंस। और क्या काम करते हैं? और भी इसके फंक्शंस है। इट ऑल्सो हेल्प इन क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द बॉडी। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसको क्लियर करने का काम भी आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का ही होता है। अब ये 3 पाथवे ऐसे होते हैं बेसिकली जो
आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के पास हमारे पास 3 पाथवे हैं, द क्लासिकल पाथवे, द ऑल्टरनेटिव पाथवे, द लेक्टिन पाथवे। इन तीनों को हम एक एक करके 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं और इसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसको समझिएगा एंड आपका एक नया क्वेश्चन यहाँ से बनता है इन तीनों पाथवे में से, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेंगे। PYQs भी जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्व कराए थे इससे पहले वाले एग्जाम के लिए, दिसंबर के लिए, उसी तरीके से हम जो आपके दिसंबर में सारे क्वेश्चंस हुए हैं, सारे पेपर हुए हैं, उन सबको सॉल्व करेंगे। उससे पहले वाले भी मैंने सॉल्व कराए हैं और जो और भी ज़्यादा PYQs चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब हम करने वाले द क्लासिकल पाथवे। कैसे ये पाथवे स्टार्ट होता है? पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे है, यानी आपको क्या चाहिए, आपके पास सॉल्युबल एंटीजन्स होंगे, सॉल्युबल प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, सेल बाउंड प्रोटीन्स होंगे। वो काम किस लिए काम कर रहे हैं? आपके एंटीजर और एंटीबॉडी यानी आपके पूरे एंटीबॉडीज़ को कंप्लीट करने का काम करती है ये पाथवे। ये पाथवे आपकी स्टार्ट होती है, सबसे पहला जो सिंपलेस्ट पाथवे क्लासिकल पाथवे है। ये पाथवे आपके स्टार्ट होती है सॉल्युबल एंटीजन कॉम्प्लेक्स के साथ, यानी सबसे पहला चीज़ जो होगा इसमें वो क्या बनेगा, आपका सॉल्युबल एंटीजन कॉम्प्लेक्स विद एंटीबॉडी। आपके पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जो कि एंटीजन है, वो किससे बाइंड कर रहा होगा, आपकी एंटीबॉडी से, ठीक है। और आपके एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टारगेट सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। लाइक हम अगर बात करें तो एग्जांपल के लिए बैक्टीरियम पे आपके एंटीजन प्रेजेंट होंगे, उससे एंटीबॉडी बाइंड करेगा और एक सॉल्युबल एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपका ये स्टार्ट हो जाएगा क्लासिकल पाथवे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको एक C1 मैक्रोमोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स दिखेगा। ये मोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स जो होता है आपका, ये सबसे C1 टाइप से हम इसको लिखते हैं। मैक्रोमोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स जो होता है यही सबसे पहले आएगा, इससे ही बाइंडिंग होगी और यही आपके प्रोसेस ऑफ क्लासिकल पाथवे को स्टार्ट करेगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये सबसे पहला इनिशिएशन स्टेप होता है। और कौन इसको कराता है? C1 मैक्रोमोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा। ये देखो आपका स्ट्रक्चर है C1 मैक्रोमोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स का, देखो इस तरीके से लगे होते हैं ये सेल्स पे, ठीक है। C1R होता है, C1Q होता है और C1S होता है। ये सब यूनिट लगे होते हैं आपके कुछ, तो इसमें से ये हमारा पूरा का पूरा मैक्रोमोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है। अब देखो C1 मैक्रोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स के बाद 3 यूनिट्स हैं। आपको पता है ना, 3 एलिमेंट्स इस स्ट्रक्चर में दिखा है। सब 6 यूनिट आपके C1Q के होते हैं, 2 यूनिट आपके C1R के होते हैं, 2 यूनिट आपके C1S के होते हैं। यानी 3 आपको जो एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं वो आपके C1 मैक्रोमोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स के देखने को मिल रहे हैं। ये आपका ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि इनिशिएशन कराता है आपके क्लासिकल पाथवे को, ठीक है। अब देखो ये C1 कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बाइंड करता है ग्लोब्यूलर हेड टू एटलीस्ट FC साइड्स ऑन द एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी के ऊपर एक FC साइड होता है, फेस वाली साइड, उस साइड पे आपके ग्लोब्यूलर्स लगे होते हैं, ठीक है, ग्लोब्यूलर हेड होता है। वहाँ से जाके आपका एंटीबॉडी जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो बाइंड करेगा C1 वाला कॉम्प्लेक्स। C1 कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट पूरा आगे प्रोसेस करेंगे। तो आप देख सकते हो C1 मोलिक्यूलर है और ये आपकी एंटीबॉडी है, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं। ये C1 मैक्रोमोलिक्यूलर है, ये अटैच होता है उसके ग्लोब्यूलर से। देखो ये एंटीबॉडी है ना, ये यहाँ पे ही इसका ग्लोब्यूलर हेड होता है, यहाँ से अटैच हो जाएगा C1 और बन जाएगा C1R एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस तरीके से हम आगे चलेंगे। आ जाओ, उसके बाद क्या होगा, अब हम यहाँ पे पूरा फर्दर आपका पूरा पाथवे करवाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो C1Q जो होगा वो FC पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी से बाइंड करेगा और जिसकी वजह से आपका C1R भी एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही C1Q बाइंड करेगा किससे, FC पोर्शन ऑफ जो आपका फेस वाला पोर्शन है एंटीबॉडी का, उसकी मदद से आपका C1R वाला भी एक्टिवेट कर जाएगा। जैसे C1R वाला एक्टिवेट करेगा तो फिर एक्टिवेट हो जाएगा C1S वाला, यानी एक की एक्टिवेशन से आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स में एलिमेंट्स थे आपके C1 मैक्रोमोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स के एलिमेंट सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। एक एक करके एक्टिवेट होगा। C1Q बाइंड करेगा एंटीबॉडी से, C1R एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद C1R जो होगा C1S को एक्टिवेट कर देगा। अब क्या होगा उसके बाद C1S वाला क्लीव करेगा C2 एंड C4 में, यानी जो आपका C1 वाला है ना वो C2 और C4 में फर्दर क्लीवेज कर देगा, ठीक है। अब क्लीवेज देखो, क्लीवेज के बाद क्या होगा, क्लीवेज के बाद आपका C2 वाला जो है, यानी सबसे पहले C1S वाला है उसको आपने क्लीव कर दिया किससे, C2 एंड C4 में। सारा याद करना है। अब क्या होगा, फर्दर C2 वाला जो होगा वो C2A में टूटेगा और C2B में टूटेगा, यानी इन कॉम्प्लेक्सेस का फर्दर डिवीजन होता रहता है, C2A एंड C2B, ठीक है। ये इसमें टूटेगा जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। C2 जो आपका क्लीव हो जाएगा C2A जो कि लार्जर होगा, C2B जो कि आपका स्मॉलर होगा और फिर ये डिफ्यूज हो जाएंगे। लार्जर C4B बनेगा आपका एक और स्मॉलर C4A ये फर्दर बन जाएंगे, यानी जब आपका C2A और C2B डिफ्यूज हो जाएंगे तो आपका C4B और C4A बन जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद क्या होगा, फर्दर आपका क्या होगा, जो C4B2A कॉम्प्लेक्स है, C4B
C4B2A कॉम्प्लेक्स है उसको हमने C3 कन्वर्टेज बोल दिया। यानी सबसे पहले C2A C2B बन रहा था, उसको हमने डिफ्यूज़ कर दिया। C4B और C4A बन रहा था, उसका हमने कॉम्प्लेक्स बना लिया जिसका नाम था C4B2A। इस कॉम्प्लेक्स के बाद हमने इसको C3 कन्वर्टेज बोला। अब क्या होगा, एक सिंगल C3 कन्वर्टेज जो होगा वो जनरेट करता है 300 C3B मॉलिक्यूल्स। ठीक है, C3 वाला जो है आपका ये 300 C3B मॉलिक्यूल्स को जनरेट करेगा और ये रिप्रेजेंट होता है आपकी एम्प्लीफिकेशन स्टेप में। ठीक है, अब क्या होगा, जो आपने C3B बनाए बहुत सारे, ये कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो C3 कन्वर्टेज से क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे और आपका एक और बन जाएगा नया, वो बनेगा C5 कन्वर्टेज, जो कि हाइड्रोलिसिस हो जाने के बाद C5 को C5A और C5-2B में तोड़ देगा। अब आपका जो C5-2B बन रहा है आपका, ये इंटरेक्ट करेगा अदर कंपोनेंट्स फॉर मैक से, जो आपका मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है उससे ये बनाएगा और इस तरीके से आपका क्लासिकल पाथवे कंप्लीट होगा। आई होप बहुत आपको समझ में आया होगा। बस यही है कि ये थोड़ा समझने की बात है कि आपके कैसे कैसे बन रहा है। देखो मैं इसको दोबारा से बता देती हूँ। देखो होता क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि आपके पास क्या है, मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम C1 है। इसके 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं आपके पास है CR, CQ, CS। सबसे पहले जो C1 वाला है ना, उसका CQ वाला बाइंड करेगा आपके एंटीबॉडी से। जैसे ही वो बाइंड करेगा C1S वाला, ठीक है, वो आपका CQ बाइंड करेगा तो आपका C1S वाला क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और C1R वाला भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो C1S वाला है वो फर्दर डिवाइड करेगा, फर्दर डिवाइड करने के बाद C4 एंड C2 बना लेगा। फिर आपका जो C2 है वो C2B C2A बनाएगा और फिर आपका जो C4 है वो C4A C4B बनाएगा। स्मॉल फ्रेगमेंट्स आपके टूट जाएंगे और लार्जर वालों को हम आगे पहुंचा देंगे। तो देखो यहाँ से आपके स्मॉल फ्रेगमेंट्स कौन कौन से, C2B चला जाएगा, ठीक है, ये आपके चले जाएंगे और C2A चला जाएगा। आपका बचेगा C4B2A। जैसे ही आपका ये फर्दर बचेगा, अब इसका नाम ही हमने C3 कन्वर्टेज दे दिया। अब यही कन्वर्टेज नेक्स्ट और डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद C3B C3A मॉलिक्यूल्स बनाएगा। इसमें से आपका ये डिफ्यूज हो जाएगा छोटा वाला और जो बड़ा वाला है वो जाकर C5 कन्वर्टेज बना लेगा। जैसे ही C5 कन्वर्टेज बनेगा उसके बाद आपका ये आगे और फर्दर डिवाइड होगा C5B C5A में। C5B वाला जो होगा वो जाके नेक्स्ट मेम्ब्रेन के लिए अटैक करने के लिए इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट क्लासिकल पाथवे बनता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं इसको समझने का, ठीक है, तो इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। अब हमारे पास जो हमने सारे बना लिए जितने भी आपको कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, उसके बाद आपके पास क्या था, अब आपको कंपोनेंट्स बनाना होता है मैक क्या है आपका, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। C5B वाला जो होगा अदर कंपोनेंट्स है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब देखो होता क्या है, C5B था, C6 C7 C8 C9 प्रोटीन्स जो होंगी आगे फर्दर जो डिवाइड होती है वो जा करके आपका मैक बनाती है। मैक जो होता है एक लार्ज पोर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है टारगेट सेल पे, और ये डिफ्यूजन से फ्री होता है, आयंस इसमें डिफ्यूज होते हैं। अब जो आपका C5B वाला मॉलिक्यूल आप लेकर के आए थे वो क्लीवेज होगा C5 कन्वर्टेज से और ये अटैचमेंट साइड लाएगा दूसरे कंपोनेंट्स ऑफ मैक पे। अब आपके पास C5B जो है वो अनस्टेबल होता है, इसको बाइंडिंग की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये C6 स्टेबलाइजेशन करता है। फर्दर अब C6 वाला जो होगा वो C5B6 से बाइंड करेगा और C7 से बाइंड करेगा। अब इसके पास हाइड्रोफोबिक एरियाज होते हैं जो कि एक्सपोज कर देंगे और ये इंजर्शनल होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और टारगेट सेल पे आ जाएगा। अब क्या होगा, जो आप ये कॉम्प्लेक्स लेकर आए हो C5B6-7 वाला, ये अटैच करेगा C8 से और ये बना लेगा आपका C5B6-7 C8 कॉम्प्लेक्स और ये अटैच होगा सेल से और पोर्स बनाएगा 10 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का। इतने बड़े बड़े लार्जेस्ट पोर्स बना लेते हैं। अब यही जो है ये पूरा सफिशिएंट होता है कि ये रेड ब्लड सेल्स को क्या कर पाए, लाइस कर पाए, लेकिन पैथोजन को लाइस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे C9 जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। 10 से 17 मॉलिक्यूल्स परफॉरिन के होते हैं C9 मॉलिक्यूल्स में। ये बहुत ज़्यादा कैपेबल होता है, पैथोजन मेम्ब्रेन को कैपेबल होता है इंजर्शन के लिए। अब यही जो आपका कंप्लीट मेम्ब्रेन वाला है इसके पास क्या होते हैं, C5B6-7-8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके चारों तरफ परफॉरिन बना होता है और C9 कॉम्प्लेक्स बना होता है। यही आपका जो होता है वो वैरायटी ऑफ कई सारे रेड ब्लड सेल्स को किल करने में हेल्प होता है, न्यूक्लिएटेड सेल को, बैक्टीरियल वायरस एंड पैरासाइट्स को किल करने में मदद करता है। इस तरीके से आपकी जो एंटीबॉडी है वो बचती है, ठीक है, पैथोजन से। तो ये आपका कंप्लीट क्लासिकल पाथवे था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पाथवे जो है हम उसको लेक्टिन पाथवे कहते हैं या फिर मैनन बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे कहते हैं। लेक्टिन पाथवे जो होता है वो आपका एक टाइप का होता है, पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम का, ठीक है, इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है, यानी बाय बर्थ जो आपको इम्यून सिस्टम गिवन है वो उसका पाथ है, इसीलिए हमने इसको लेक्टिन पाथवे कहा है।
तो बेसिकली अगर आपके पास इनेट इम्यून सिस्टम है जो कि बर्थ से प्रेजेंट है, तो इसको कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमने क्लासिकल पाथवे में पढ़ा था, ये कब एक्टिवेट होता है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में बाइंड करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तब ये एक्टिवेट होता है। पर लेक्टिन पाथवे में ऐसा नहीं है, ये आपका इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाए अपनी एक्टिवेशन करने के लिए। पैथोजेंस कौन कौन से हम यहाँ पे देख लेते हैं। पैथोजेंस आपके सैल्मोनेला जो आपको टाइफाइड करता है, कैंडिडा एल्बिकन्स, लिसेरिया, मैनेंस रेजिड्यूज होते हैं इनके पास, इनके कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स पे, जो कि इनके सरफेस पे प्रेजेंट है। अब यही मैनस जो होते हैं वो बाइंड होते हैं किससे, मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन से। उसके बाद एक्टिवेशन होता है लेक्टिन पाथवे का। तो बेसिकली आपके कुछ पैथोजेंस हैं, उनके बॉडी पर मैनोस के रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, यही मैनस जो होते हैं वो बाइंड करते हैं आपके, और इसीलिए हम इनके पास मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन होता है और फिर एक्टिवेशन होता है आपके लेक्टिन पाथवे का। तो इनको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आ जाओ। अब क्या होगा, जब आप मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन है आपके पास, ये जो होता है इन्फ्लामेशन कॉज करती है और एक अक्यूट फेज प्रोटीन बनाती है। अब इनके पास जो होता है आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, देखो, मैनोस एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीएज है, और ये आपका MASP2 और MASP1 दो है, P1 एंड P2। तो मैनोस एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीएजेस ये दोनों के दोनों कहाँ से बाइंड करते हैं, आपके MBL से, यानी मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन से, और यही कॉम्प्लेक्स बनता है जिससे क्लीवेज होता है आपका C2 एंड C4 प्रोटीन्स का। अब यही बाइंड करेगा आपके कॉम्प्लेक्स से, और C2 एंड C4 आपके प्रोटीन्स जो है उनका क्लीवेज हो जाएगा। अब फर्दर क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर आप जैसे क्लासिकल पाथवे में पढ़ के आए कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का, वैसे ही होगा। तो हम इसको देखते हैं फर्दर कैसे हो रहा है। आ जाओ। तो हमारे पास क्या था, सबसे पहले आपके पास ये एसोसिएटेड प्रोटीन से दोनों मैनेंस लेक्टिन बाइंडिंग फॉरेन सरफेस पर आएगी, और ये बाइंड करेगी आपके पास मैनेंस बाइंडिंग लेक्टिन से। जैसे ही बाइंड करेगी तो आपका जो होगा नेक्स्ट यही कॉम्प्लेक्स C4 और C2 में तोड़ देगा। अब जैसे ही C4 C2 में तोड़ देगा तो फर्दर आपका C2 और C4 C2B C2A में तोड़ेगा, C4 वाला C4A C5, ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स आपके डिफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका नाम C3 कन्वर्टेज था, ये दोबारा से तोड़ेगा C3A एंड B में, स्मॉल वाले फ्रेगमेंट्स दोबारा से आपके डिफ्यूज हो जाएंगे और बन जाएगा C5 कन्वर्टेज। अब यही C5 कन्वर्टेज आपका C5A और C5B बनेगा। इसमें से आपका वही कॉम्प्लेक्स जाएगा जो कि मैक वाले में फॉर्मेशन कर देगा, जो आपका मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है, और इस तरीके से वो जा करके एक्टिवेट करेगा और पैथोजन को एंट्री को रोक देगा आपके एंटीबॉडीज़ में और आपके इम्यून सिस्टम में जाने के लिए। इस तरीके से आपका लेक्टिन पाथवे होता है। डिफरेंस यही है कि लेक्टिन पाथवे में आपको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इन योर क्लासिकल पाथवे आपको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाना ही पड़ेगा, तभी आपका एक्टिवेशन होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एक अगर आप याद कर लोगे तो दूसरा लेक्टिन पाथवे में छोटा सा ही है, तो उसको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट पाथवे है आपका द अल्टरनेटिव पाथवे। ठीक है, यहाँ पर भी अगर मैं ऑल्टरनेटिव पाथवे की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको एंटीजन एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कॉम्प्लेक्स की। ये कब स्टार्ट होगा, ये इनिशिएटेड बाय मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन पैथोजन। ठीक है, ये स्टार्ट होता है आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं पैथोजन के पास। ठीक है, वो आपके फॉरेन हो सकते हैं, फॉरेन पैथोजन हो सकते हैं जो कि होस्ट पर आएंगे और इस तरीके से रहेंगे। ऑल्टरनेटिव पाथवे कब स्टार्ट होगा, एक्टिवेटेड बाय सेल वॉल कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, सेल वॉल कॉम्पोनेंट से ये स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आपके पास बैक्टीरियाज है, बैक्टीरिया की सेल वॉल के कॉम्पोनेंट्स, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों की बैक्टीरिया पर उनके सेल वॉल कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक थिन और थिक, दोनों ही कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है होस्ट एंड पैथोजन। उसके बाद जा करके आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट बनाया हुआ है। तो आपका ऑल्टरनेटिव पाथवे भी सेम आपका इनेट इम्यून सिस्टम का पाथवे है, इसी वजह से इनको भी एंटीजन और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कैसे ही बनता है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो क्या है, आपके सीरम में C3 वाला कॉम्प्लेक्स है, ये आपका हाइड्रोलाइज हो जाएगा किसमें, C3 एंड C3B में। अब क्या होगा, C3B जो होगा फैक्टर B से बाइंड करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स जो होगा, अब जैसे ही इसने बाइंड किया B से और C3B एक्सपोज हो गया फैक्टर B पे, और यहाँ पे फैक्टर D स्टार्ट हो जाता है। C3B वाला एक्सपोज हो जाता है और फैक्टर D बन जाता है। अब फैक्टर D क्लीव होगा किसमें, C3B में, और ये फैक्टर B से बाइंड करके C3 कन्वर्टेज बना लेगा, जैसे हम बाकी में पढ़ते हैं। जैसे ही बनेगा तो प्रोपेडिन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि C3 कन्वर्टेज को हम स्टेबलाइज कर पाएँ। अब C3 जो होगा वो दोबारा से आपका क्या होगा, क्लीव होगा, और ये मेजर एम्पलीफिकेशन स्टेप की तरह काम करेगा। C5 कन्वर्टेज बन गया और ये जनरेट किया C5A ने, C5A और C5B। अब C5B वाला जो होगा वो फिर दोबारा से
सी बनाने में कामयाब हो जाएगा। दैट इज़ योर ऑल्टरनेटिव पाथवे। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बाकी आप एक याद करेंगे तो बाकी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले फैगोसाइटोसिस किस तरीके से करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि आप सेल को निगल पा रहे हैं, यानी सेल की लाइसिस कर पा रहे हैं, तो उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस जो होता है, सेल जो होता है उसके सॉलिड मैटर होते हैं आपके पैथोजन, जिनके पास एक स्पेशल टाइप का एंडोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है अंदर ही अंदर हम सेल्स को खा जाते हैं, जिसी को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। कई सारे आपके ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कुछ टास्क कर पाते हैं और कई सारे ऐसे होते हैं जो कुछ टास्क नहीं कर पाते हैं। यानी ऐसे सेल जो होते हैं प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, जिसको अगर आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे सेल्स की, तो आपकी बॉडी के पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जो कि उन डैमेज सेल्स को खा जाते हैं। उन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का में हम देखते हैं मैक्रोफेजेस आता है, डेंड्रेटिक सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं। अब फैगोसाइटोसिस किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको दिया हुआ है, इस पूरे प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। आ जाओ। सेल सरफेस रिसेप्टर ऑन द फैगोसाइटोसिस। अब सेल सरफेस के रिसेप्टर पे आपके फैगोसाइटोसिस जो होते हैं वो बाइंड करते हैं ऑप्सोनिन से। ऑप्सोनिन भी आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, पैम्प जो होता है वो प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ पैथोजन पे। तो फैगोसाइट्स जो होते हैं आपके, चाहे मैक्रोफेज हो चाहे आपका डेंड्राइटिक सेल्स हो, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके सेल सरफेस पे प्रेजेंट है। ये जा करके आपका फैगोसाइट उस पर बाइंड करता है, लाइक ऑप्सोनिन की अगर मैं बात करूँ। पीएमपी भी आपके सरफेस ऑफ पैथोजन पे प्रेजेंट होते हैं, पीएमपी भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। फैगोसाइटोसिस जो होता है वो रिसेप्टर क्लस्टरिंग का काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि तोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अब इनके पास क्या होता है, एक फैगोजोम होता है, वो पिच्ड ऑफ हो जाता है सेल मेम्ब्रेन से, और एनवलप जो होता है पैथोजन का, मेम्ब्रेन एनवलप बन जाता है। अब ये जो फैगोलाइसोजोम होते हैं ये एसिडिफाइड होते हैं बेसिकली, और ये कब बनता है, जब फैगोजोम जो होता है लाइसोजोम से फ्यूज कर लेता है, तब आपका बनता है फैगोलाइसोजोम। अब यही फैगोलाइसोजोम में क्या होता है, टारगेटेड सेल्स होते हैं, उनका डिग्रेडेशन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस करने के लिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और तोड़ देते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। इस तरीके से आपका प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस जो होता है वो आपका इनेट इम्यूनिटी का एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है। इट डज नॉट रिक्वायर एंटीजन स्पेसिफिसिटी, किसी भी एंटीजन स्पेसिफिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ जहाँ इनेट इम्यूनिटी की बात हो वहाँ पे एंटीजन की स्पेसिफिसिटी या फिर एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी की जरूरत नहीं होती। यह आपके एक्टिवेट होते हैं एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में, और इनके पास कई सारे पैथोजन को किल करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, और ये एंटीजन को प्रोसेस करने में भी हेल्पफुल करते हैं, ताकि और आगे इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर पाएँ, इम्यून प्रोसेस को कर पाएँ। कई सारे नंबर ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं फैगोसाइटोसिस रिस्पॉन्स के लिए। इसके अंदर आपके कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स हो गए, है ना, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। एफसी रिसेप्टर्स हो गए जो कि फैगोसाइटोसिस को हेल्प करते हैं। अदर रिसेप्टर हो गए टॉल लाइक रिसेप्टर्स, मैंने आपको पढ़ा दिया, लैक्टिन पढ़ा दिया, स्कैवेंजर रिसेप्टर्स हो गए। ये सारे के सारे आपके होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस कराने में हेल्पफुल होते हैं। देखो कैसे हो रहा है, आपके पास ये पैथोजन है और ये सरफेस पे प्रेजेंट है। ये मैक्रोफेज बाइंड करेगा, इससे बाइंड करने के बाद ये अंदर आ जाएगा। पैथोजन ने इंजेस्ट कर लिया फैगोजोम्स को, किसको इंजेस्ट किया, फैगोजोम्स को। अब यहाँ पे बनेगा आपका फैगोलाइसोसोम, यानी जो लाइसोसोम है वो इससे इंटरेक्ट करेगा फैगोजोम से और फिर सेल के लाइसिस कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फैगोसाइटोसिस होता है। अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजना, ठीक है, आपको सुझा दिया चाटा मार के। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो आपका एक कैस्केड प्रोसेस है, यानी चेन रिएक्शन होती है पूरी की पूरी। इसमें आपको पूरे स्टेप्स देखने होते हैं। कब स्टार्ट होता है, लाइक आपके टिश्यू डैमेज हो गया, वुंड लग गया, फिर पैथोजन आ गया आपके बॉडी में, जिसकी मदद से आपके पास इन्फ्लामेशन हो गई। ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, जिसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, लाइक इम्यून सेल्स, ब्लड वेसल्स, कई सारे मॉलिक्यूलर मीडिएटर्स होते हैं। इन्फ्लामेशन जो होता है बहुत ही अच्छी चीज़ है। कभी कभी होता है कि वुंड्स और इन सब की मदद से वुंड्स लग जाते हैं, कट लग जाता है, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे आपका जो बाहर का पैथोजन है वो दोबारा नहीं आ पाए, क्योंकि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ गया और आपकी बॉडी को बचा सकता है। इन्फ्लामेशन आपका इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट है, इसीलिए इनको भी पैथोजन स्पेसिफिक मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। जब इनको स्पेसिफिक चाहिए तो अडेप्टिव इम्यूनिटी चाहिए जनरेट रिस्पॉन्स करने के लिए। इन्फ्लामेशन प्रोसेस जो होता है वो आपका इन्फेक्शन को एलिमिनेट करता है, डैमेज टिश्यू को रिमूव करता है और हीलिंग प्रोसेस भी देता है आपको वुंड या फिर डैमेज से। इंपॉर्टेंट साइंस की अगर मैं बात करूँ इन्फ्लामेशन में, वो क्या हो सकता है, कलर हीट, डोलर पेन, ट्यूमर स्वेलिंग हो सकता है, रबर रेडनेस हो सकते हैं, या फिर गैलन लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है, ठीक है। ये आपके कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन होते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के इन्फ्लामेशन होते हैं। एक तो आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन जो आपके शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कुछ ही दिनों का होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, लाइक ट्रिगर्ड इमीडिएटली, कोई इंजरी लग गई, पैथोजन आके अटैक कर गया, तो इस तरीके से आपको
छोटे टाइम के लिए, छोटे ड्यूरेशन के लिए एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है। माइक्रोबियल पैथोजन ये रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आपका कोई भी पैथोजन एंटर करेगा उसको रिकॉग्नाइज करने के टॉल लाइक रिसेप्टर आएंगे, न्यूट्रोफिल और आपका मैक्रोफेजेस होंगे, वो इन्फ्लामेशन के साइड पे आएगा, साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस के आपके केमिकल्स को रिलीज करेगा, इन्फ्लामेशन को कम कर देगा। एक्यूट इन्फ्लामेशन आपका जो होता है प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस होता है अगेंस्ट पैथोजन। ये स्टार्ट हो जाता है आपके रेजिडेंट मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, और कुछ ऐसे होते हैं पीआरआर, वेरियस पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स या फिर डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, इनकी वजह से आपका इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है। एक्यूट इन्फ्लामेशन के कुछ कॉजेस हो सकते हैं, टॉक्सिन, एलर्जेंस, बर्न, फर्स्ट बाइट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके एक्यूट इन्फ्लामेशन कर सकते हैं। लास्टली अगर मैं बात करूँ एक्यूट इन्फ्लामेशन जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 6 वीक्स में ये ठीक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशन प्रोलॉन्ग, जो कि इसको सालों साल भी लग जाते हैं ऐसे इन्फ्लामेशन के लिए, इसीलिए इसका नाम है क्रोनिक इन्फ्लामेशन प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है। मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ये आपके प्राइमरी सेल्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो इन्वॉल्व करते हैं। कई सारे डिसीज़ हो सकते हैं, लाइक एलर्जी हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, सीओपीडी हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ये भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के थ्रू ही होते हैं। ये डिसीज़ आते हैं आपको जो जिसको ठीक होने में कम से कम 1 साल तक भी लग सकता है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है, देखो इसमें है फीवर हो सकता है, एंथ्रोस्क्लेरोसिस हो सकता है। डिफरेंस जो होता है हम देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या है, तो इसका डिफरेंस आपका क्वेश्चन बन सकता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एक्यूट इन्फ्लामेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ ही दिनों के लिए होता है, लेकिन क्रोनिक इन्फ्लामेशन आपका मंथ से ईयर तक लग सकता है। अगर मैं बात करूँ जो सब एक्यूट इन्फ्लामेशन है उसमें 2 से 6 वीक्स लग सकते हैं, बट प्रोलॉन्ग्ड वाले क्रोनिक वाले में इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इसमें देखेंगे जो आपका न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो प्राइमरी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जो होते हैं मेनली मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स होते हैं। इसमें फिब्रोसिस की जरूरत नहीं पड़ती, यानी फाइबर्स देखने को नहीं मिलते हैं कि आपको कोई फिब्रोसिस टाइप का दिख रहा है, पर आपके क्रोनिक वाले में दिखता है। इमीडिएटली आपको वुंड या फिर इंजरी से हो सकता है, ये आपका टाइम लेता है डेवलप करने में, जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन, तभी आपको टाइम लगेगा, ठीक है। इकोसोनॉइड्स एंड वैसो एक्टिव अमीन्स इसमें मेडिएटर्स होते हैं, इसमें साइटोकिन, ग्रोथ फैक्टर्स होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे, कई सारे ऑक्सीजन स्पीशीज भी होंगे। ये हीलिंग का प्रोसेस करता है आपका जो एक्यूट वाला होता है, ये जो होता है टिश्यू को डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है क्योंकि काफ़ी टाइम तक इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। तो ये कुछ आपको डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या क्या इवेंट्स है आपके इन्फ्लामेशन प्रोसेस में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सबसे पहला होता है वैसोडाइलेशन। व्हाट इज वैसोडाइलेशन? इसमें जो होता है आपका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो होते हैं आपके उसमें मोर ब्लड फ्लो होने लग जाता है जहाँ पे आपका डैमेज या फिर इंजरी हुई है, तो वैसोडाइलेशन भी हो सकते हैं इसमें। रेडनेस आ सकता है, ये जो होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, या फिर इन्फ्लामेशन जहाँ पे हुआ है उसमें जो होता है कैपिलरीज हैं, ये सारी चीज़ें, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है जिससे रेडनेस आ जाती है। प्लाज्मा जो होता है वो मूव्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे परमेबिलिटी जो होता है ब्लड प्लाज्मा को ज़्यादा चलता है, इसीलिए जो होता है वो प्लाज्मा आपका जो होता है मूव आउट हो जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स एनलार्ज हो जाती है, जिसको हम वैसोडाइलेशन कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ है इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी। अब आपको चोट लगी है तो जो फ्लूइड है वो मूव करता है एनलार्ज कैपिलरीज में, टिश्यू स्पेसिस में, जिससे आपको ओडीमा भी हो सकता है क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है वहाँ पे। इन्फ्लक्स ऑफ फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लक्स ऑफ फैगोसाइटोसिस भी एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरीज का परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे फैगोसाइटोसिस का इन्फ्लक्स हो रहा है। मार्जिनेशन होता है एक, मार्जिनेशन का मतलब होता है सेल जो होता है वो एंडोथेलियल सेल वॉल से अटैच हो जाती है। डायपेडेसिस या फिर एक्स्ट्रावेजेशन का मतलब होता है जो आपके फैगोसाइट्स होते हैं वो कैपिलरी एंडोथेलियल से टिश्यू में पहुंच जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, उसको डायपेडेसिस कहते हैं। कीमोटैक्सिस का मतलब माइग्रेशन थ्रू टिश्यू एंड साइट ऑफ इन्वेजन। लाइटिक एंजाइम जो होता है फैगोसाइटिक सेल से निकलते हैं और फिर पैथोजन को किल कर देते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ फैगोसाइटोसिस। केमिकल मेडिएटर्स होते हैं कुछ जो कि इन्फ्लामेशन करते हैं। यहाँ पे जो होता है कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं कहाँ से केमिकल मेडिएटर जो होते हैं बाई सेल से ही आते हैं, जहाँ पे इन्फ्लामेशन आपको हुआ है उसी सेल से रिलीज होते हैं। मेडिएटर्स जो होते हैं आपके प्लाज्मा से भी आ सकते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन लिवर। कुछ मेडिएटर्स आपके नेक्रोटिक सेल से भी आ सकते हैं। ये मेडिएटर्स जो होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर टारगेट सेल पे आते हैं और ये अपने इफेक्ट को करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो जो आपके मेडिएटर्स हैं लाइक लाइसोसोमल प्रोटीज हो गया, इनके पास डायरेक्ट टॉक्सिक एक्टिविटी होती है। कुछ मेडिएटर्स ऐसे होते हैं जो कि सिक्रेशन करते हैं सेकेंडरी इफेक्टर मॉलिक्यूल्स का टारगेट सेल में, और इस तरीके से आपके कुछ सेल ड्राइव्ड मेडिएटर्स हो गए, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। कुछ एक्टिवेटेड सेल्स होते हैं आपके मास्ट सेल हो गए, ये मॉलिक्यूल्स को कुछ रिलीज करते हैं जो कि आपके हिस्टामिन हो गए। कई सारे ऐसे होते हैं जो कि मास्ट सेल से रिलीज होते हैं, मैक्रोफेजेस एंडोथेलियल सेल से भी हो सकते हैं। हिस्टामिन जो होता है बेसिकली करता क्या है, जो आपके सेल से आया हुआ है
ये सिक्रेटेड कहाँ से होता है? मास्ट सेल से। बेसोफिल सेल प्लेटलेट भी वस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाता है, डायलेशन का काम करता है, परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे आपका ल्यूकोसाइट का इन्फ्लक्स हो जाता है और फिर पैथोजन की इफेक्टिविटी को कम कर देता है। हिस्टामिन जो होता है आपका स्टार्ट होता है जब एंटीजन जो होता है किसी भी IgE कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडी से बाइंड करता है, जो कि मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है। ये ईचिंग और पेन करने का काम करता है जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। ये मास्ट सेल है इस तरीके से। सेरोटोनिन भी होता है आपका एक, ये मेडिएटर है, ये भी आपका वैसो एक्टिव रोल दिखाता है, ये भी प्लेटलेट एग्रीगेशन से आता है, यहाँ पे डेंस बॉडी ग्रेन्यूल्स बनते हैं। हिस्टामिन की तरह होता है लेकिन लेस पेटेंट होता है। साइटोकाइंस की अगर मैं बात करूँ, ये भी आपका एक्टिवेटेड मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनके पास कई सारे वैरायटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड सब्सटेंस होते हैं साइटोकाइंस। इंपॉर्टेंट है, ये एक्यूट इन्फ्लामेशन में हेल्प करता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होते हैं इनके पास, इंटरल्यूकिन भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कीमोकाइंस। ये मॉलिक्यूल्स होता है कीमो अट्रैक्ट्स का काम करता है और एक्टिवेट करता है ल्यूकोसाइट्स को। नेक्स्ट है प्लाज्मा ड्राइव इन्फ्लामेशन मेडिएटर्स। अभी हमने ये भी मेडिएटर्स पढ़े, अब जो प्लाज्मा से भी मेडिएटर्स आ रहे हैं, इसके अंदर आपके 3 सिस्टम होते हैं, फिब्रिनोलिटिक सिस्टम, क्लोटिंग सिस्टम एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये इनएक्टिव प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को बाद में एंजाइम के साइड पे इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। इसमें से पहला फैक्टर है हैगमैन फैक्टर। ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज़ अ प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि आपके लिवर में बन रहा है और ये तीनों सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। इस तरीके से आपका चैप्टर डन हो जाता है। काफ़ी लॉन्ग चैप्टर था, इसीलिए इसके 2 पार्ट लग गए आपके 1 और 2 चैप्टर में 2-2 पार्ट लग गए हैं दोनों के। हमारे पास टोटल 4 लेक्चर हो चुके हैं। इसके बाद आप समरी भी देख सकते हो। देखो, अगर मैं बताऊं कि जो आपके इन्नेट इम्यून सिस्टम होती है बेसिकली, वो नॉन स्पेसिफिक होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, आपके टाइम ऑफ बर्थ से प्रेजेंट होता है। इन्नेट इम्यूनिटी के पास कई सारे बैरियर्स होते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, फैगोसाइटो की, इन्फ्लामेशन। पैटर्न रिकॉग्निशन जो होता है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं, उसको हम एस्केवेंजर रिसेप्टर भी कहते हैं। आपके पास स्टॉल लाइक रिसेप्टर होते हैं, वो इन्नेट इम्यूनिटी से स्टार्ट हो रहे हैं, पैटर्न्स ऑन पैथोजन। एनके सेल्स होते हैं ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट्स, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी होती है विदाउट एंटीजन प्रेमिंग, है ना। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में आपके पास सीरम प्रोटीन्स होते हैं जो कि बेसिकली सर्कुलेट करते हैं इम्यून सिस्टम में और आपके पैथोजन को किल करने का काम करते हैं। 3 पाथवे होते हैं, क्लासिकल, ऑल्टरनेटिव, सारे के सारे एक्टिवेट होते हैं डिफरेंट पाथवे में, ठीक है। क्लासिकल पाथवे में क्या होता है, आपका एक्टिवेट होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद लेक्टिन पाथवे, और आपका जो ऑल्टरनेटिव होता है इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऑल द पाथवे जो होता है बेसिकली लास्ट में आपका मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है, यही सेल को लाइस करते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है पैथोजन। कई सारे फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, है ना। हमने देखा सेल को लाइस कर सकते हैं, ऑप्सोनाइजेशन कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन को प्रमोट करते हैं, क्लियरिंग इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। फैगोसाइटोसिस आपका एक टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस होता है जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के थ्रू होता है और ये पैथोजन को इंगल्फ कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट इन्फ्लामेशन है जो आपका कैस्केड इवेंट्स होता है। ये कब होता है इन्फ्लामेशन, जब आपको कोई चोट लग जाए, वुंडेड डैमेज हो सकता है तब। इसमें ब्लड वेसल्स, कई सारे मॉलिक्यूलर मेडिएटर्स काम करते हैं। कई सारे सेल ड्राइव मेडिएटर्स होते हैं लाइक हिस्टामिन, प्लाज्मा ड्राइव मेडिएटर्स भी होते हैं लाइक हैगमैन फैक्टर। लोकलाइज एंड सिस्टमेटिक इफेक्ट भी आपके एक्यूट इन्फ्लामेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। एलर्जेंस, ट्रांसप्लांट, ऑटोइम्यून डिसीज, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होते हैं। कई सारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स भी होते हैं जो कि डिसरेगुलेशन करते हैं मास्ट सेल का मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करने के लिए। दिस इज योर समरी ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर डन कर लिया है। आपके कुछ टर्मिनल क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह तो मैं लाऊंगी आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। इस बार थोड़ा जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग अच्छे से कर लें। 1 शॉट भी अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम 2। अभी हमने कंपोनेंट्स पढ़ा है जिसमें आपने इनेट इम्यूनिटी के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है ना। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है इसमें आप इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें आपको एडेप्टिव इम्यूनिटी पढ़नी है। बी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये भी चैप्टर बड़ा है जिसमें 3.10 पूरे सबसेक्शन है ना। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। एडेप्टिव इम्यूनिटी को और अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करके पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा आपको ब्रीफली पढ़ना ही होगा तभी आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको कहते हैं अलविदा। और आपको क्या करना है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको असाइनमेंट्स बनवाने डायरेक्टली मुझे DM कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पे @miss, आपको पता ही है मिस में ID को 170, ठीक है। आप डायरेक्टली DM कर सकते हैं असाइनमेंट्स बनवाने हैं तो आपको कहीं भी ऑल इंडिया डिलीवरी मिलेगी, ठीक है। आराम से मिलेगी, बहुत लीस्ट प्राइस में मिलेगा, आराम से अफोर्ड कर पाएंगे।
ठीक है। अगर बनवाने हैं तो बनवा सकते हैं, असाइनमेंट सॉल्यूशन चाहिए तो भी डीएम कर सकते हैं मुझे, और आपको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो भी डीएम कर सकते हैं, ठीक है। मैं हर चीज़ के लिए अवेलेबल हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।